सोच कर देखिए, 850 सांसदों वाली लोकसभा, क्या वो ठीक से काम कर पाएगी? सोचिए, 1950 के दशक में एक सांसद करीब 5 से 7 लाख लोगों की आवाज होता था। आज आज एक सांसद 25 से 27 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। भले ही हर राज्य को गिनती में ज्यादा सीटें मिलें, लेकिन लोकसभा में जो उनकी सापेक्ष शक्ति है, मतलब जो उनका रिलेटिव पावर है, वो पूरी तरह बदल जाएगा। नमस्कार। भारत की राजनीति में एक भूचाल आने की तैयारी हो रही है। एक ऐसा बदलाव जो सत्ता के समीकरण को शायद हमेशा के लिए बदल दे। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे की, परिसीमन, या जिसे अंग्रेजी में डिलिमिटेशन कहते हैं। और देखिए, इसको लेकर हंगामा अभी से शुरू हो गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसे एक काला कानून और भारत के संघवाद पर हमला तक कह दिया है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इतना बड़ा विवाद खड़ा कर रहा है। चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो इस पूरे बवाल को समझने से पहले सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये परिसीमन आखिर है क्या भला। देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो परिसीमन का मतलब है चुनावी नक्शे को फिर से बनाना। वक्त के साथ किसी इलाके की आबादी बढ़ती है, किसी की घटती है, तो लोकसभा और विधानसभा सीटों की जो बाउंड्रीज हैं उन्हें एडजस्ट किया जाता है। इसका एक ही मकसद है, ये सुनिश्चित करना कि हर वोट की कीमत लगभग बराबर हो। अब यहां एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। क्या आपको पता है कि हमारी लोकसभा की सीटें पिछले करीब 50 सालों से 543 पर ही फिक्स्ड हैं? जी हां, 1976 में यह फैसला लिया गया था। वजह यह थी कि जो राज्य परिवार नियोजन यानी पॉपुलेशन कंट्रोल पर अच्छा काम कर रहे थे, उन्हें राजनीतिक तौर पर इसका नुकसान न हो, मतलब उनकी सीटें कम न हो जाएं। तो इस पर एक रोक लगा दी गई, जो 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक लागू थी। और अब 2026 नजदीक है, तो सरकार एक नया परिसीमन बिल लेकर आई है। और इसका मकसद है एक नया परिसीमन आयोग बनाना जो इन सीटों को फिर से बांटेगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि सरकार अभी इस बदलाव पर इतना जोर क्यों दे रही है? चलिए, सबसे पहले इसके पक्ष में जो तर्क दिए जा रहे हैं उन्हें देखते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 445%। 1947 से लेकर अब तक भारत की आबादी में इतनी भारी भरकम बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हमारे लोकसभा सांसद वो उतने के उतने ही हैं। ये एक बहुत बड़ा गैप है, और इसका सीधा असर पड़ा है हमारे लोकतंत्र पर। सोचिए, 1950 के दशक में एक सांसद करीब 5 से 7 लाख लोगों की आवाज होता था। आज एक सांसद 25 से 27 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जो लोग इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, उनका कहना है कि एक अकेले इंसान के लिए इतनी बड़ी आबादी की समस्याओं को संसद में उठाना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा, तो इस बदलाव के पीछे सरकार के 2 बड़े तर्क हैं। पहला, महिला आरक्षण। अगर सीटें बढ़ाई जाएं तो मौजूदा पुरुष सांसदों की सीटें कम किए बिना महिलाओं को 1/3 आरक्षण देना आसान हो जाएगा। और दूसरा तर्क है लोकतंत्र का वही मूल सिद्धांत कि प्रतिनिधित्व आबादी के हिसाब से हो, ताकि हर वोट की कीमत बराबर हो सके। ये सब सुनने में तो काफी तर्कसंगत लगता है ना? तो फिर विवाद क्यों है? यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। एक ऐसी दरार जो हमारे संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर की नींव को हिला सकती है। देखिए, जो लोग इस बिल के पक्ष में हैं, उनका कहना है कि अरे चिंता की क्या बात है, जब कुल सीटें 543 से बढ़कर मान लीजिए 850 हो जाएंगी, तो हर राज्य की सीटें बढ़ेंगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या तमिलनाडु। हर किसी को पहले से ज्यादा सीटें मिलेंगी। विन विन सिचुएशन है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू यहीं से शुरू होता है, और विवाद की असली जड़ भी यही है। भले ही हर राज्य को गिनती में ज्यादा सीटें मिलें, लेकिन लोकसभा में जो उनकी सापेक्ष शक्ति है, मतलब जो उनका रिलेटिव पावर है, वो पूरी तरह बदल जाएगा। अनुमान यह है कि हिंदी भाषी राज्यों का कुल हिस्सा 38% से बढ़कर 43% हो जाएगा। वहीं दक्षिण भारतीय राज्यों का हिस्सा 24.3% से घटकर 20.7% रह जाएगा। और सत्ता का यही शिफ्ट, यही वो पावर ट्रांसफर है जिसका दक्षिण के राज्य पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और सांसद शशि थरूर का ये बयान आलोचकों की इसी चिंता को बिल्कुल सटीक तरीके से सामने रखता है। उनका सवाल है कि क्या हम एक नैतिक काम यानी महिला आरक्षण को एक जनसांख्यिकी मतलब डेमोग्राफिक बारूदी सुरंग से जोड़ रहे हैं? तर्क ये है कि जिन राज्यों ने देश की पॉलिसी यानी जनसंख्या नियंत्रण को गंभीरता से लागू किया, आज उन्हें ही राजनीतिक रूप से कमजोर करके एक तरह से सजा दी जा रही है।
पर रुकिए, बात सिर्फ पावर शिफ्ट की नहीं है। इस बहस का एक और पहलू है, और वो है प्रैक्टिकल दिक्कतें। क्या एक बड़ी संसद वाकई बेहतर होगी? सोच कर देखिए, 850 सांसदों वाली लोकसभा, क्या वो ठीक से काम कर पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, उनका मानना है कि इतनी बड़ी संसद को चलाना और उसमें कोई सार्थक बहस कराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और इसके असर भी दूर तक जाएंगे। जैसे कि एक बड़ी लोकसभा जब राज्यसभा के साथ जॉइंट सेशन में बैठेगी तो उसका पलड़ा हमेशा भारी रहेगा, जिससे राज्यसभा कमजोर हो सकती है। वैसे भी संसद की बैठकें साल में कम होती जा रही हैं। ऐसे में 850 सांसदों को अपनी बात रखने का मौका कैसे मिलेगा? और हाँ, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का पूरा गणित भी बदल जाएगा। तो सवाल ये है कि इस मुश्किल पहेली का हल क्या है? क्या कोई ऐसा बीच का रास्ता है जो सबको मंजूर हो? एक रास्ता सुझाया जा रहा है जिसे कहते हैं डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी। ये थोड़ा मुश्किल सा शब्द है, पर इसका कॉन्सेप्ट सीधा है। ये मॉडल यूरोपियन पार्लियामेंट में इस्तेमाल होता है। इसमें होता यह है कि बड़े राज्यों को आबादी के हिसाब से सीटें तो मिलती हैं, लेकिन छोटे राज्यों को भी उनकी आबादी के अनुपात से थोड़ी ज्यादा सीटें दी जाती हैं। ऐसा इसलिए ताकि उनकी आवाज बड़े राज्यों के शोर में गुम न हो जाए। और देखिए, ये कोई नई समस्या नहीं है जिससे सिर्फ भारत ही जूझ रहा हो। अमेरिका से लेकर यूरोपियन यूनियन तक दुनिया के बड़े और जटिल लोकतंत्रों ने ऐसी चुनौतियों का सामना किया है, और राज्यों के अधिकार और जनता के प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन बनाने के लिए क्रिएटिव रास्ते निकाले हैं। और आखिर में ये पूरा मुद्दा हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या भारत को प्रतिनिधित्व और संघवाद यानी रिप्रेजेंटेशन और फेडरलिज्म के बीच किसी एक को चुनना होगा, या फिर कोई ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है जो इन दोनों महान सिद्धांतों का सम्मान करे और देश को एक साथ लेकर आगे बढ़े? ये एक ऐसा